हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा नेशनल करंट अफेयर, वो भी पिछले 6 महीने का। देखिए, इस वीडियो का मैक्सिमम यूसेज आप कैसे उठा सकते हैं। या तो आप क्वेश्चंस को ऐड कर लीजिए अपनी नोटबुक में, जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं, या फिर इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के खत्म होते ही ये वीडियो जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही जो 6 महीने के वो हरियाणा के भी कवर करूंगा मैं, और ऐसे ही ये है नेशनल करंट अफेयर, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जो 6th यूथ वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है, उसके अंदर विनर कौन रहा है। देखिए, जो छठी यूथ वुमेन नेशनल चैंपियनशिप हुई है बॉक्सिंग की, वो हुई है भोपाल के अंदर। ठीक है, यानी भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट है ये। और इसका ओवरऑल विनर रहा है हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा के पर्सपेक्टिव से ये और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो टोटल हरियाणा ने जीते हैं 9 मेडल, जिसमें से 8 गोल्ड है और एक है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा ओवरऑल विनर रहा है। तो नंबर ऑफ मेडल भी इंपॉर्टेंट है, कितने जीते हैं। इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सा था, ये 6th यूथ चैंपियनशिप थी। तो एग्जामिनर हो सकता है ये क्वेश्चन भी पूछ ले कि भाई फिलहाल की जो यूथ वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है, जिसमें हरियाणा विनर रहा है, वो कौन सा संस्करण था या वो कौन सी थी। तो वो था छठा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी ब्रॉन्ज मेडल्स डिड इंडिया विन इन मेंस इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ठीक है, तो हाल फिलहाल में अभी मेंस और वुमेन्स दोनों की जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, उसमें इंडिया ने अलग अलग मेडल जीते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन समझने वाला है कि कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 3 इंडिया ने। ठीक है, किसमें, जो मेंस के अंदर। तो हम देख लेते हैं, जो मेंस की जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, वो हुई थी ताशकंद के अंदर। ठीक है, आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए किस कंट्री की कैपिटल है। और इसके अंदर टोटल 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, सिर्फ 3 ही ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक है, इसके साथ ही जो विमेन्स की जो चैंपियनशिप थी बॉक्सिंग की, उसके अंदर इंडिया ने जीते थे 4 गोल्ड। 4 गोल्ड जीतने के बाद इंडिया किस नंबर पे आ गया था, फर्स्ट नंबर पे। यानी ये भी आ सकता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ओवरऑल किसने था, कौन फर्स्ट प्लेस पे था। तो वो थी इंडिया। ठीक है, 4 मेडल जीते थे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन 4 मेडल में दो जो एथलीट थे वो हरियाणा के थे। एक तो थी नीतू गणगस और दूसरी स्वीटी बुरा। ठीक है, नीतू गणगस जो कि खेले थे 48 केजी में, और स्वीटी बुरा 81 केजी में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोल्ड जीते थे इन्होंने। तो इनकी वेट कैटेगरी भी आ सकती है, जैसा कि हमने पता है एचएससी हमेशा पूछती है, कई बार वेट कैटेगरी भी उसने पूछा है। हालांकि उसने वेट कैटेगरी कैटेगरी सिर्फ उन्हीं एथलीट की पूछी है जो काफी अचीवमेंट लेके आए हैं, जैसे कोई गोल्ड ले आया है। जैसे हमें हमने पता है, जो साक्षी मलिक जब ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे, तो उसकी इवन डेट ऑफ बर्थ तक पूछ ली थी, क्योंकि वो सिंगल प्लेयर थी उस टाइम में। तो ऐसे काफी इंपॉर्टेंट है। हमने ये क्वेश्चन देख लिया। इसके साथ ही देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन टैप वन ट्री कैंपेन ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है यूपी ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश ने ये लॉन्च किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एचएससी ने अब की बार मेंस में जो सिलेबस दिया वो इन्वायरमेंट भी ऐड किया हुआ है। तो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ जो करंट अफेयर है वो भी एचएससी पूछ सकती है। तो ये वन टैप वन ट्री कैंपेन किसने लॉन्च किया है, यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। उसके साथ ही जो फीफा की वर्ल्ड रैंकिंग है, उसमें जो इंडिया की नेशनल फुटबॉल टीम है, जो मेंस फुटबॉल टीम है, उसने कौन सी रैंकिंग हासिल की है। उसने रैंकिंग हासिल की है 100th, यानी 100वीं रैंकिंग हासिल की है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही जो SAFF का टूर्नामेंट होता है ना, ठीक है, जो फेडरेशन साउथ एशियन फेडरेशन करवाती है, उसको विनर जो 2023 वाला विनर भी कौन रहा है, इंडिया ने जीत लिया है। इंडिया ने, और ये इंडिया का 9th ट्रॉफी थी। इसके साथ ही 2021 की ट्रॉफी वो भी इंडिया ने जीती थी। तो ये जो जो चैंपियनशिप है ये बाई एनुअल है। ठीक है, हर 2 साल बाद होती है, इसलिए लास्ट टाइम 2021 में हुई थी, अब 2023 में हुई है। ठीक है, अगली बार 2025 के अंदर होगी। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो रैंकिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं कि भाई which boxing champion has been named the global Indian icon at the UK Indian Awards। ठीक है, उसके अंदर ग्लोबल इंडियन आइकन किन्हें चुना गया है, वो चुना गया मैरी कॉम को। ठीक है, तो विजेंद्र सिंह ये भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अमित पंघाल भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो मैरी कॉम है वो बिलोंग करती है कहाँ से, मणिपुर से। काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैरी कॉम अपने आप में
बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, इन्होंने काफी अचीवमेंट हासिल की है। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो मैरी कॉम, तो इन्होंने ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम और एशियन चैंपियनशिप, काफी ज्यादा चैंपियनशिप इन्होंने जीती है, और इन्होंने कुछ रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो एशियन गेम जीतने वाली पहली फीमेल बॉक्सर भी ये थी, ठीक है, पहली फीमेल बॉक्सर भी यही थी। और जो कॉमनवेल्थ गेम है उसको जीतने वाली भी फर्स्ट फीमेल बॉक्सर इंडिया की ये थी। और जो मैक्सिमम वर्ल्ड चैंपियनशिप किसी ने जीती है, वो भी जीती है मैरी कॉम ने, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये वर्ल्ड चैंपियनशिप। मैंने अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी 2023 की, जो फीमेल की हुई थी वो तो हुई थी न्यू दिल्ली में, और जो मेल की हुई थी वो हुई थी ताशकंद में। तो ये मैंने अभी डिस्कस किया। तो इसी चैंपियनशिप का ये सवाल है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम किसने जीता है, मैरी कॉम ने जीता है, ठीक है। और कंसिक्यूटिवली 7 बार गोल्ड भी इनके नाम है, ये रिकॉर्ड कि लगातार जब भी ये खेली है चैंपियनशिप में 7 बार लगातार इन्होंने गोल्ड जीता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। और ओनली एथलीट है जिन्होंने 8 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीता है, 6 बार गोल्ड, 1 बार सिल्वर और 1 बार ब्रॉन्ज। काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके साथ ही इनको अदर मेडल्स, यानी कि जो स्पोर्ट्स के मेडल होते हैं वो भी मिले हैं, जो कंट्री के टॉप मोस्ट प्राइज है वो भी मिले हैं, जैसे कि पद्म श्री। तो इनको पद्म श्री मिला है 2006 के अंदर। उसके बाद ही पद्म भूषण, पद्म भूषण इनको मिला है 2013 के अंदर। और पद्म विभूषण इनको मिला है रिसेंटली 2020 के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों जो अवार्ड्स हैं, जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ टॉप मोस्ट कंट्री के अवार्ड है वो इनको मिल चुके हैं। इसके साथ ही इनको मिला है अर्जुन अवार्ड, ठीक है। अर्जुन अवार्ड भी इनको मिल चुका है, कब, 2003 के अंदर। और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला है, कब, 2009 के अंदर। तो आपको ये कैसे याद रख सकते हो आप इन चीजों को, इन चीजों को आप ये ऐसे याद रख सकते हो, जो अर्जुन अवार्ड है और जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, मतलब जो खेल अवार्ड्स है वो तो इनको मिले 3, और फिर 3 का स्केयर कर दिया 9, यानी 2003 में और 2009 में। और उसके बाद जो एक कंट्री के टॉप मोस्ट प्राइज है, ये इनको मिले 6 के बाद 13 एंड देन 20 के अंदर, ठीक है। तो आप इसको इस वे में याद रख सकते हैं, जैसे कि 6 में अगर आप 7 ऐड करेंगे, ठीक है, तो 13, और 7, 13 के अंदर फिर 7 ऐड करेंगे तो 20। तो इस टाइप में आप याद रख सकते हैं। तो एक चीज और, जो ये अवार्ड्स होते हैं, जो इंडिया के टॉप मोस्ट सिविलियन अवार्ड हैं, आपको एक चीज ध्यान रखने की है कि कोई भी पुराना अवार्ड है, मान लेते हैं किसी को पद्मश्री मिला है, तो पद्मश्री मिलने के बाद अगर उसको हाईएस्ट अवार्ड मिलना है ना, यानी कि किसी को पद्मश्री मिल लिया 2006 में, तो अगर उसको पद्म भूषण देना है ना, तो 5 साल का गैप होना बहुत जरूरी है। यानी 5 साल से पहले आप उसको हाईएस्ट अवार्ड नहीं दे सकते। यानी अगर किसी को पद्म भूषण मिला है तो 5 साल बाद ही उसको पद्म विभूषण दे सकते हैं आप। तो ये पॉलिसी है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके साथ ही हमने अचीवमेंट भी देखी इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, विच ओलंपियन रिसेंटली वोन ल्यूसेने डायमंड लीग 2023, ठीक है। तो ये किन्होंने किन्होंने ये जीती है। देखिए, ओलंपियन क्वेश्चन में ओलंपियन दिया है तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा ने ये जीती है। तो जो ये ल्यूसाने है, ये सिटी है कहाँ की, स्विट्जरलैंड की, ठीक है, स्विट्जरलैंड की। तो ओलंपियन, यानी इन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 के अंदर, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और ये इंडिया का इकलौता गोल्ड था जो इन्होंने जीता था इंडिविजुअल कैटेगरी में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके साथ हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑन विच डेट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑब्जर्व। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे, ठीक है, तो ये हम कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हम 1 जुलाई को। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जो पहली बार हमने मनाया था 1 जुलाई 2017 को, जिस दिन के बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो स्टेबलिश, वो आ गया था इम्प्लीमेंटेशन में। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। सो रिसेंटली एक मीटिंग भी कंडक्ट हुई है जीएसटी काउंसिल की। तो जो जीएसटी है, जीएसटी, जो जीएसटी काउंसिल है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये है 1 जुलाई को, और जो पहली बार कब, 2017 के अंदर लागू कर दिया था जीएसटी को। तो हरिंदर संधू, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में थे, कि स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी एचएससी के अंदर देखने को मिलते हैं कि भाई कौन सा खिलाड़ी किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है। तो हरिंदर संधू बिलोंग करते हैं स्क्वैश से, ठीक है। क्यों बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये रिसेंटली अभी क्या हुआ था,
जो एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप थी 2023 की, उसके अंदर मिक्स्ड डबल, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी होती है, मेंस की, वुमेन्स की, मेंस डबल की, वुमेन्स डबल की और मिक्स्ड की, मिक्स्ड डबल, इसमें मेंस वुमेन्स दोनों होते हैं। तो दीपिका पालिकल और हरिंदर संधू, इन्होंने जीती है क्या 2023 की एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप में मिक्स्ड डबल। तो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे डेफिनेटली ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। Which Indian has received Elephant Family Environmental Award? काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है कि ईवीएस की जो इम्पोर्टेंस है वो ज्यादा है, ज्यादा उसने अब की बार मेंस में ये सब्जेक्ट है वो ले रखा है। तो ये किन्होंने जीता है? कार्तिकी गोंसलेव ने जीता है, ठीक है, इनको मिला है ये अवार्ड। तो एलिफेंट फैमिली इन्वायरमेंटल अवार्ड इनको मिला है, क्यों मिला है इनको? ठीक है, सो इसलिए मिला है क्योंकि रिसेंटली जो 95th एकेडमिक अवार्ड्स थे, यानी जिसको हम ऑस्कर बोल देते हैं, उसके अंदर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसको मिली है? द एलिफेंट विस्पर्स। वो किसने डायरेक्ट की है? वो इन्होंने ही डायरेक्ट की है, कार्तिकी गोंसलेव। इसलिए इनको मिला है एलिफेंट फैमिली एनवायरमेंटल अवार्ड इन द कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिस्कवर्ड इंडियाज लार्जेस्ट नेचुरल आर्क। ठीक है, आर्क किस टाइप की होती है, इनको हम कभी फिर डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी की क्लास में। तो इन्होंने कहाँ पे बिगेस्ट इंडिया की नेचुरल आर्क को डिस्कवर किया है? उड़ीसा के अंदर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा के अंदर इन्होंने किया है। तो जीएसआई, देखिए जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसको 1851 में एस्टेब्लिश किया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर, ठीक है, कोलकाता के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो काफी इंपॉर्टेंट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो डायरेक्टर जनरल है अपॉइंट किया गया किस बॉडी का? एफएओ का। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यूएन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका डायरेक्टर जनरल किन्हें अपॉइंट किया गया है? क्यू डोंगयू को, ठीक है, क्यू डोंगयू को इनको अपॉइंट किया है। और जो एफएओ है इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? रोम के अंदर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, डायरेक्टर जनरल। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली एचएससी पूछती है। तो आप देख रहे होंगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करे हैं तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि उसी टाइप के क्वेश्चन है हमने इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि हमें काफी ज्यादा आइडिया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप के पूछती है एचएससी। तो जिस टाइप के क्वेश्चन उसने पूछे हैं प्रीवियस ईयर, उसी टाइप के करंट अफेयर को हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वैसे तो करंट अफेयर बहुत सारा है, मतलब आप पूरा दिन ही करंट अफेयर पे बिता सकते हैं, और पूरा मतलब एक महीने का, एक महीना भी पूरा का पूरा करंट अफेयर पे बिता सकते हैं, हर दिन 24 घंटे। लेकिन वो चीज कामयाब नहीं होगी। आपको क्या करना, आपकी अप्रोच रिलेवेंट रहनी चाहिए, रिलेवेंट स्टडी आपने करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कौन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो फर्स्ट अर्बन बॉडी बन गई है एक्सटेंडर प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट? थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट, देखिए ये भी ईवीएस का टॉपिक है, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमने लिए हैं इसके अंदर वो ईवीएस से लिए हैं, क्योंकि ईवीएस काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत वाइड भी है, लेकिन हम रिलेवेंट रखेंगे, रिलेवेंट ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर है इंदौर। तो इंदौर की जो एमसी है उसको उन्होंने ये चीज कर दी है, ठीक है, उनका क्रेडिट मिला है। देखिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि प्रोड्यूसर है कोई भी किसी चीज का, यानी बिस्लैरी है, बिस्लैरी की बोतल आपने देखी होंगी, बिस्लैरी की, अगर वो पानी की बोतल ही दे रहा है मार्केट के अंदर, लोग उसको यूज कर रहे हैं, उसके बाद उसको वैसे ही डंप कर देते हैं, तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिस्लेरी कंपनी की है कि वो उन बोतल को वापस अपनी तरफ ले, यानी वापस ले, सिर्फ प्रोड्यूस करना ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको वापस लेना भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाय एनी मीन्स। अब वो फाइनेंशियली लोगों को आकर्षित है कि भाई वो 2 रुपए में वापस ले रहे हैं, कुछ भी करे, तो ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट है। तो इसके क्रेडिट भी मिलते हैं, जैसे कार्बन क्रेडिट होते हैं ना। कार्बन क्रेडिट का मतलब ये है कि दो कंपनियां हैं, दो कंपनियों में से अगर एक कंपनी इमिशंस कर रही है ग्रीन हाउस गैसेस का, और दूसरी कंपनी इमिशंस कम कर रही है और साथ ही एफर्ट्स भी लगा रही है कि भाई एनवायरनमेंट को सेव किया जाए, यानी उसके पास क्रेडिट हो गई है कार्बन की, तो ये ट्रांसफर कर सकती है दूसरी कंपनी को, ठीक है, जिन्होंने कोई एफर्ट्स भी नहीं लगाए। तो ये इस टाइप से ये तरीके हैं इन्वायरमेंट को सेव करने के, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेटा, पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक। आपने पता होगा फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो पेरेंट कंपनी कौन है, मेटा। उसने अभी एक ऐप लॉन्च की है जो कि ट्विटर का ही एक कंपिटिटर है। तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है थ्रेड। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है थ्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देश के पहले राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है? ये किया गया है जयपुर के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट है ये, जयपुर के अंदर इसको स्टेब्लिश किया गया है। तो जो इसका नाम है इस इंस्टीट्यूट का, वो है मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर इसको जो देश का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र बना दिया गया है, बांध सुरक्षा केंद्र। तो इसके बैकग्राउंड में आपको एक बात बता देता हूं मैं, जो बांध, ये डैम डैम सेफ्टी का विषय है। ठीक है, तो इसको आप ले सकते हैं डिजास्टर के अंदर भी, यानी डिजास्टर भी आ सकता है अगर डैम की कहीं पे ब्रेकेज होती है। तो डैम सेफ्टी भी इसका विषय है, डिजास्टर का विषय है। अगर डैम की सेफ्टी, तो डैम सेफ्टी पे एक कानून जो गवर्नमेंट लेके आई थी, जिसको हम बोलते हैं डैम सेफ्टी बिल। ठीक है, जो 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन फिर लोकसभा में पारित नहीं हुआ, तो इसको दोबारा 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अब इसकी प्रेजेंट स्टेटस ये है कि ये लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है, लेकिन अभी कानून नहीं बना है। तो डैम सेफ्टी के अंदर अलग अलग चीजें हैं, जिसके आने के बाद हम इसको भी अलग से पढ़ेंगे। ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट का विषय है। जैसे हम पढ़ते हैं ना अलग अलग चीजें, जैसे नेशनल पार्क, ये किसी कानून के अंतर्गत आते हैं, ऐसे ही डैम सेफ्टी, ये डैम सेफ्टी का बिल है। तो देखिए, पॉलिटी की क्लास में पढ़ेंगे एक चीज, लेकिन आप थोड़ा सा बता देता हूँ मैं इसका बैकग्राउंड। आर्टिकल 252, आर्टिकल 252 में क्या चीज है? देखिए, एक तो जो केंद्र सरकार है वो कानून बना सकती है, लेकिन मान लेते हैं कहीं पे वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब है कि कोई ऐसी चीज है जहां पे आज तक कानून नहीं बना किसी चीज को लेके। मान लेते हैं डैम सेफ्टी को लेके कोई कानून नहीं बना है, तो कुछ राज्य मिल करके केंद्र सरकार को बोल सकते हैं कानून बनाओ। तो वो आता है 252 के अंदर, ये पावर। तो 252 के अंदर ही कुछ केंद्रों ने, कुछ जो राज्य सरकारें हैं, उन्होंने जाके केंद्र सरकार को बोला है कि आप ऐसे ऐसे कानून बनाइए। तो उसी के अंदर ये डैम सेफ्टी बिल केंद्र सरकार लेके आई है। ठीक है, तो इससे जुड़ी हुई मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, तो रिसेंटली बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसने अपना भारत का प्रथम गांव घोषित किया है। तो वो गांव कौन सा है? वो गांव है माणा गांव, और वो कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। बीआरओ ने इसे फर्स्ट इंडियन विलेज माना है, माणा को। इससे पहले इसको लास्ट इंडियन विलेज माना गया था, लेकिन अब इसको फर्स्ट इंडियन विलेज का टैग दे दिया गया है। ठीक है, तो प्रेट पहल यानी प्रेट इनिशिएटिव, PRET इनिशिएटिव, ये किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? ये शुरुआत की गई थी WHO के द्वारा। तो प्रेट इनिशिएटिव किससे जुड़ा हुआ है? प्रेट इनिशिएटिव जुड़ा हुआ है प्रिपेयरनेस से, यानी जैसे कोविड-19 है, इस जैसी कोई और पेंडेमिक आए, उन सब से बचने के लिए प्रेट इनिशिएटिव की शुरुआत की गई। ठीक है, तो इमरजेंसी की जितनी ये सारी चीजें होती हैं, जितनी भी इमरजेंसी की पेंडेमिक आती हैं, उन सब से बचने के लिए, फॉर एग्जांपल कोविड-19 आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया? तो वो बनाया गया सौरभ गांगुली को। सो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले व्यक्ति कौन है? वो है पीडी शेरेप्पा। ठीक है, यानी पीडी शेरेप्पा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं माउंट एवरेस्ट। देखिए, माउंट एवरेस्ट है, जो माउंट एवरेस्ट है, इसको फर्स्ट टाइम 1953, ठीक है, 1953 में किसने? तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलैरी, इनका एक्सपीडिशन गया था, और इन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। ठीक है, 1953 में। उसके बाद 1975 में किसने? जुंको तेबई ने। उसके बाद जो फर्स्ट इंडियन बनी थी 1984, वो थी बिछिंद्री पाल। उसके साथ ही जो संतोष यादव है, उन्होंने वो फर्स्ट लेडी या फर्स्ट फीमेल बनी थी जिन्होंने 2 बार, ट्वाइस, जो माउंट एवरेस्ट है उसको फतेह किया था। उसके साथ ही हमको ये तो पता है, जो मेल कौन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, वो थे एन गोम्बू। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो माउंट एवरेस्ट है,
इसका नाम एवरेस्ट, इसके नाम पे पड़ा है, इसका नाम पड़ा है जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे, ठीक है। जॉर्ज एवरेस्ट जो कि सर्वे जनरल ऑफ इंडिया थी, ठीक है। सर्वे ऑफ जनरल ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? एक सर्वे ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट है जिसका काम है सर्वे या मैप्स को बनाना इंडिया के लिए, ठीक है। बहुत ही माइन्यूट स्केल पे काम। तो इसके जो सर्वेयर जर्नल थे वो थे जॉर्ज एवरेस्ट, उन्हीं के नाम पे माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया। इसी के साथ अगर मैं आपको जो फर्स्ट सर्वे जर्नल थे वो कौन थे, वो थे कोलिन मैकेंजी, काफी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कोलिन मैकेंजी का संबंध किस एम्पायर से था, मेडिवल हिस्ट्री के किस एम्पायर, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो सेकंड दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ठीक है, जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है वो किसे मिला है 2023 का, वो मिला है आशा भोसले को, काफी इंपॉर्टेंट है। और जो फर्स्ट टाइम मिला था वो मिला था नरेंद्र मोदी जी को, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड टाइम किसको मिला, आशा भोसले को, और फर्स्ट टाइम मिला था नरेंद्र मोदी जी को, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही मैं आपको बताऊं जो कुछ चीज है उनमें रिसफल हुआ है, मंत्रिमंडल में रिसफल हुआ है सेंट्रल लेवल पे, तो मैं उनको बता देता हूँ आपको, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। जो अर्जुन राम मेघवाल हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये मिनिस्ट्री दे दी है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए अर्जुन राम, राम राम राज्य है, तो राम राज्य कहाँ से, लॉ से संबंधित है ना, जस्टिस से। राम राज्य की क्या परिकल्पना थी कि भाई सभी को जस्टिस मिलना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो वहां से आप इसको याद रखते हैं। इसके साथ ही जो अदर थोड़े बहुत हम देख लेते हैं जो रिसेंटली न्यूज में रहते हैं, जैसे कि जितेंद्र सिंह, ये है साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। तो साइंस जैसे जीत लिया है, साइंस चाहती है हर चीज को जीतना, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी मिलकर हर चीज को जीतना चाहते हैं, तो जितेंद्र सिंह, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। उसके साथ ही राव इंद्रजीत सिंह, ये जुड़े हुए हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग से, ठीक है। जैसे इंद्र, हम पढ़ते हैं वैदिक पीरियड में जो इंद्र गॉड इंद्र थे, वो किस हुए थे, वो जुड़े हुए थे रेन से, यानी वर्षा से। तो अगर वर्षा के अंदर प्लानिंग अच्छी नहीं हुई तो फ्लड की सिचुएशन देखने को मिलेगी, जैसे हमें आप देखने को मिल रही है। तो स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी ये जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रोग्राम की वो अच्छी होनी चाहिए जब फ्लड आ जाती है, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। आपने एक चीज और देखी होगी, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज। देखिए जो मिनिस्टर होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर जिनके पास बड़े बड़े मंत्रिमंडल होते हैं, बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, ठीक है, जैसे होम मिनिस्ट्री होती है, लॉ मिनिस्ट्री होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, ठीक है। दूसरे होते हैं मिनिस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं ना, इनको अटैच किया जाता है, ये होते हैं अटैच, अटैच किया जाता है या तो कैबिनेट मिनिस्टर के साथ कर दिया जाएगा अटैच, ठीक है। मतलब इनके पास इंडिपेंडेंटली कोई भी मंत्रिमंडल नहीं होता या भी कोई भी मंत्रालय नहीं होता। लेकिन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंडिपेंडेंट चार्ज, इनके पास इंडिपेंडेंटली मिनिस्ट्री होती है, जैसे कि ये सारे इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है वो इनके पास है, एक अकेले के पास, ठीक है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, ये दर जो सिंपल लिखा होता है वो होते हैं इनके पास अटैच होते हैं, और जो जिनके पीछे इंडिपेंडेंट चार्ज लिखा होता है उनके पास मिनिस्ट्री होती है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। देखिए ये सारे हैं, ये सारे हैं कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे कि हमने देखा था बड़े बड़े जो मिनिस्ट्री इनके पास है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है राजनाथ सिंह के पास है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट है नितिन गडकरी के पास है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है नरेंद्र सिंह तोमर के पास है, ट्राइबल है अर्जुन मुंडा के पास है, होम अफेयर और कोऑपरेशन ये अमित शाह के पास है, फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट ये निर्मला सीतारमन जी के पास है, एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर के पास है, और स्मृति ईरानी इनको इनके पास है चाइल्ड डेवलपमेंट और माइनॉरिटीज अफेयर। तो हमने देखा तीन टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, इसमें कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं। जल्द ही पॉलिटी की इतनी बेहतरीन क्लासेस आएंगी ना, क्लियर कट हो जाएगा आपको, पॉलिटी में किसी चीज में कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है वो एक अवार्ड देती है, कौन सा, फिलिप चैट्रियर अवार्ड। सो जो फिलिप चैट्रियर है ये कौन थे, फिलिप चैट्रियर फ्रांस के, फ्रांस फ्रांस के एक
बेहतरीन टेनिस प्लेयर थे, इन्हीं के नाम पे ये अवार्ड देते हैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। और जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? लंदन के अंदर। ठीक है, लंदन के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट वगैरह इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 2023 का किसको मिला है? जस्टिन जस्टिन हैनिन को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, किनको मिला है? जस्टिन हैनिन को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। जो इसरो है, उसके करंटली चेयरमैन कौन है? उसके करंट चेयरमैन है एस सोमनाथ। काफी इंपॉर्टेंट है ये। एस सोमनाथ की चेयरमैनशिप में ही जो थर्ड है, थर्ड चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ है। ठीक है, और जो के सिवन थे, इनकी चेयरमैनशिप में सेकंड चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और जब देश के प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। अब भी नरेंद्र मोदी जी हैं। और जो फर्स्ट टाइम जो चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ था, कब? 2008 में। सेकंड टाइम हुआ था 2019 के अंदर। और अब जो थर्ड टाइम हुआ है 2023 के अंदर। ठीक है, और जो फर्स्ट में कौन थे जो चेयरमैन थे? वो थे एम नेयर। और जब उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। करंटली चेयरमैन कौन है इसरो के? एम सोमनाथ। इंपॉर्टेंट है। तो सीईओ अपॉइंट किया है किनको? अभिजीत चक्रवर्ती को। कहाँ का? एसबीआई बैंक का। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें देखने को मिलते हैं। बड़ी ये उनका तो बहुत ही स्मॉल क्वेश्चन था। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर लोकमान्य तिलक अवार्ड? काफी इंपॉर्टेंट है। तो किनको सेलेक्ट किया गया है? नरेंद्र मोदी जी को। काफी इंपॉर्टेंट है। और ये लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया जाता है 1 अगस्त को। या तो फिलहाल सेलेक्ट किया है, तो 1 अगस्त को इनको ये अवार्ड मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही देखिए, ये मैंने पहले डिस्कस किया था, 15th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। 15th जो जीएसटी काउंसिल है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जीएसटी जो मीटिंग हुई है दिल्ली के अंदर रिसेंटली, वो कौन सी मीटिंग थी? तो वो थी 50वीं मीटिंग। तो बाकी क्वेश्चन ये है कि पहली बार 1 जुलाई 2017 को जो जीएसटी है वो इम्प्लीमेंट हुआ था। तो 1 जुलाई को हम जीएसटी डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, उसके साथ ही जो जीएसटी काउंसिल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। ठीक है, कुछ बॉडीज ऐसी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होती है, सिर्फ कानून से बनाई जाती है। जैसे एनजीटी है, ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010 के अंदर बना था एनजीटी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसका जो चेयरमैन होता है वो होता है फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर, जबकि फाइनेंस करंटली कौन है? निर्मला सीतारमन। और ये नेचर क्या, इसकी जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग है? इसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है, एडवाइजरी है। लेकिन जब फाइनेंस मिनिस्टर खुद कोई रिकमेंडेशन देगा तो वो अप्लाई तो होगी ही होगी। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर है, रिकमेंड एडवाइजरी है। इसके साथ ये अलग अलग स्लैब्स लगाते हैं। अलग अलग टैक्स की स्लैब होती है, जैसे कि 0%, 5%, 18%, 28%। तो मैक्सिमम आइटम कहाँ पे लाई करते हैं? 18% में। और जो करंटली चेंजेस हुए हैं उसके अंदर जो गेमिंग है, गेमिंग सेक्टर को कहाँ पे ऐड किया है? 28%। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के, नेशनल करंट अफेयर के। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें रिलेवेंट लगी होंगी। इंपॉर्टेंट नहीं, रिलेवेंट लगी होंगी। रिलेवेंसी होना बहुत जरूरी है। वैसे तो बहुत कुछ हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन रिलेवेंट कंटेंट पढ़ना बहुत ही जरूरी है, जो एग्जाम में उसके प्रीवियस पैटर्न पे या फिर जो उसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रिलेवेंट हो। तो हमने क्वेश्चन पढ़े जो के क्वेश्चन है, उम्मीद है ये आपको रिलेवेंट लगे होंगे। तो ये थे क्वेश्चंस। हालांकि सारे क्वेश्चन कवर नहीं हुए हैं। अगर आपको ये सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि एक मैराथन क्लास ली जाए या इसी टाइप की क्लासेस ठीक है। ठीक है, ताकि स्मॉल स्मॉल करके कंटेंट कवर हो, स्मॉल करके सिलेबस सारा कवर हो 6 महीने का। इसी तरह मैं हरियाणा करंट अफेयर की भी डिस्कस करूंगा। तो आप अपना सजेशन जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि उसी पे हम फिर नेक्स्ट स्टेप लें। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।